तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने अकरेंस ऑफ मेटल की बात करी थी। तो हमने बात करी थी कि ओर या अयस्क किसे कहते हैं और मिनरल यानी कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन मेटल्स को निकाला जाता है। ठीक है, ओर्स जो होते हैं उसमें ओर्स के साथ बाकी चीजें भी होती है, मिनरल और भी होते हैं। ठीक है, तो उनमें किस तरीके से निकाला जाता है मेटल्स को। ठीक है, किस तरीके से मेटल्स को निकाला जाता है और क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है, बात समझे? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, हाँ पहले किसी को कोई डाउट? हाँ, लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ, सबको समझ में आ गया था ना। मिनरल किसे बोलते हैं? मिनरल वो होता है जो ज्यादा मात्रा में और इसे निकालना क्या हो, आसान हो। ठीक है, हाँ बस प्रॉफिटेबल हो। और ओर क्या होता था? ओर ये होता था। ठीक है, ओर क्या होता था? ऐसे मिनरल्स जिनको निकालना आसान हो और जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो और प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, और मिनरल क्या होते थे? मिनरल जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और होते क्या थे बच्चों ये? हाँ नहीं, मिनरल्स क्या होते थे? एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो नेचुरली क्या होते थे? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे, है ना। खनिज जो होते थे वो क्या होते थे? यौगिक और तत्व होते थे जो अर्थ की परपटी में पाए जाते हैं। ठीक है, बस हमें यहां तक बात कर ली थी हमने। हाँ, कोई डाउट इसमें नहीं ना? ठीक है, तो आज का टॉपिक डालिए। हाँ, आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किस तरीके से हम मेटल को क्या कर सकते हैं बच्चों? निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेटल होते हैं, सम मेटल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। देखो, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बट कुछ जो मेटल होते हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंपाउंड की फॉर्म में। ठीक है, हाँ, द मेटल एट द बॉटम एक्टिविटी सीरीज आर लिस्ट। अब देखो, जो हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करी थी ना। हाँ, तो उसमें तीन तरह के हमें क्या पाए जाते हैं? मेटल पाए जाते हैं। तीन तरह के मेटल पाए जाते हैं। एक जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और एक जो कि क्या होते हैं? कम रिएक्टिव होते हैं, और एक क्या होते हैं? बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाई, मीडियम और लो रिएक्टिविटी के साथ हमें मेटल्स मिलते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले बात करते हैं। अब देखो, ओर जहां से मेटल जहां से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ओर, यानी कि अयस्क। ठीक है, बस नहीं, ओर मेटल निकालते कहां से? ओर से निकालते। कहां से निकालते बच्चों? ओर से। ठीक है, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, ओर से निकालते हैं। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? अब मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं। ठीक है, जो कि आपको समझने में हेल्प करेगी किस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब जो ये ओर्स होते हैं बच्चों, हाँ, ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है। क्या होता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, बस अयस्क का क्या होता है? सांद्र। क्या होता है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या होता है बच्चों? अयस्क का सांद्रण। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब जो एक ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसे बांट सकते हैं बच्चों? तीन कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मतलब ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। फिर मेटल्स ऑफ
मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। फिर होता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। ठीक है। हिंदी में तो बोले तो देखो, उच्च अभिक्रियाशीलता, ठीक है, ये होता है उच्च उच्च अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। और ये माध्यम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। और निम्न, और बच्चों क्या, निम्न अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब कौन से मेटल लो रिएक्टिविटी के होते हैं, कौन से मेटल हाई रिएक्टिविटी के होते हैं, ये समझो। तो जो हमारे कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों हमारे, ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। किसकी, पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और एल्युमिनियम की। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों, तो मुझे बताओ कि ये फ्री स्टेट में रहेंगे या कंपाउंड की फॉर्म में रहेंगे। हाँ, रिएक्टिव है तो फट से किसी साथ रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, कंपाउंड। क्या बना लेंगे, कंपाउंड। बस समझ में आ गई। हाँ, फिर देखो, जो कम रिएक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे जिंक होता है, ठीक है, आयरन होता है, टीबी होता है, लेड और कॉपर होता है। ठीक है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है कम। ठीक है। तो इनमें से कुछ जो होते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, और फिर जो लास्ट होते हैं, ठीक है, ये बहुत कम क्या होते हैं, हमारे बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो एजी और ये सिल्वर और गोल्ड, तो इसीलिए आपको सिल्वर और गोल्ड किसी के साथ कंपाउंड बना के कभी नहीं मिलेंगे। सिल्वर और गोल्ड सिंगल मिलते हैं, मतलब अकेले फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। बस नहीं। हाँ, तो इसीलिए सोने को निकालने के लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बस नहीं। हाँ, क्या है, अब कुछ चीजें सुनो। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ठीक है, कौन कौन सा बच्चों, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम और, ठीक है, ये सब क्या मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, फ्री स्टेट में। फिर कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, देयर आर सल्फाइड एंड ऑक्साइड। जो कॉपर होते हैं और जो सिल्वर होते हैं, और वो उनके ऑक्साइड मिल सकते हैं और उनके क्या मिल सकते हैं, कार्बोनेट भी मिल सकते हैं, बट गोल्ड के कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, द मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो फट से किसी का क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, सो दे रिएक्ट एंड दे कैन नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री स्टेट। ठीक है। और फिर ये मिडल वाले होते हैं, तो मिडल वाले जो होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब मीडियम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ना तो ज्यादा रिएक्टिव ना तो कम रिएक्टिव। ठीक है, बीच में आते हैं ये, क्या आते हैं, बीच में आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बोला है कि जो बहुत सारे ओर्स हैं मेटल के, वो आपको ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे। ऐसा क्यों, कोई बताएगा मुझे। हाँ, बहुत सारे ओर्स जो होते हैं आपको मेटल्स के, वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा क्यों, ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल करते हैं, बट ऐसा क्यों, वो तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ना। हाँ, सुनो, ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है, अर्थ की क्रस्ट में। इसीलिए, और मेटल भी कहां मिलते हैं हमें, आसमान में तो नहीं मिलते, है ना,
वो तो हमें अर्थ प्लस में मिलते हैं ना, इसीलिए दोनों क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई मेटल्स आर इन फाउंड इन ऑक्साइड स्टेट, तो बता दोगे हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है अर्थ के क्रस्ट में वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। बस नहीं, अब इसी के बेसिस हमने इन तीनों को बांटा हुआ है, ठीक है। और फिर अब देखो कि किस तरीके से आगे प्रोसेस होता है, किस तरीके से आगे प्रोसेस होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसे जो मेटल होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको क्या, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, मतलब जब इनको क्या कर देंगे, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, ऑफ मोल्टन ओर, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों कि जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे ना, गलित वस्तु, गलित धातु के रूप में होगी, तो इसमें से विद्युत का अवघटन होगा, ठीक है। गलित धातु विद्युत अपघटन, बस समझ में आ गई, विद्युत अपघटन। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? हाँ ठीक है। तो ये जो है इनको जैसे मोल्टन स्टेट में लाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, अपने आयंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अपने अपने आयंस बना लेंगे। और जब ये अपने अपने आयंस बना लेंगे उसकी वजह से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से जो पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव होगा वो क्या रहेगा, अलग। और ये मेटल हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, पॉजिटिव, तो इनको ऐसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसके बाद, हमें प्योर मेटल। बात समझ में आ गई? कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, प्योर मेटल, हाँ भाई क्यों बातें कर रहे हो, हाँ। शुद्ध धातु क्या मिलेगा, शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। बात समझ में आ गई, हाँ। अब बच्चों फिर आता है हमारा मेटल्स, जिसमें क्या होता है, मीडियम रिएक्टिविटी होती है। क्या होता है बच्चों, मीडियम रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। अब ये दो तरह में पाए जाते हैं, ठीक है। ये या तो इनके क्या होंगे, दो तरह के और पाए जाते हैं। या तो इनके क्या होंगे बच्चों, कार्बोनेट और होंगे, या तो सल्फाइड और होंगे। क्या होंगे, कार्बोनेट या तो सल्फाइड, कार्बोनेट और या तो सल्फाइड और, कार्बोनेट और या तो सल्फाइड और, ठीक है। कार्बोनेट और या सल्फाइड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बोनेट या कार्बोनेट अयस्क, ठीक है, और हमारे सल्फाइड अयस्क, ठीक है। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं बच्चों, वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में बच्चों, कार्बोनेट और सल्फाइड, ठीक है। अगर वो कार्बोनेट और में पाए जाते हैं तो इसका हम करते हैं कैल्सिनेशन। क्या करते हैं बच्चों, कैल्सिनेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें से कार्बन, जो कैल्शियम होता है उसको निकाल देते हैं, कैल्सिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जलाते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, रोस्टिंग में इसमें क्या करते हैं, बस जो हमारा क्या है, कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, हाँ, उसको क्या कर देते हैं, मेटल में से अलग कर देते हैं। क्या कहते हैं, मेटल में से अलग कर देते हैं इस प्रोसेस में, कैल्सिनेशन, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं बच्चों, रोस्टिंग। क्या करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब उसको जलाते हैं, तो जलाने की वजह से जो हमारा सल्फाइड होता है, जो सल्फर होता है, वो क्या होता है, जल के खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या बच जाता है हमारे पास, हाँ, मेटल ऑक्साइड बच जाता है। इसमें भी क्या बचता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। उसमें भी क्या बचता है, मेटल ऑक्साइड। बस समझ में आ गई, हाँ। हाँ, इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि एयर कम होती है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है। दोनों में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, इसलिए तो लास्ट में क्या बनता है हमारा, अब इनमें क्या बन जाएगा, दोनों में क्या बन जाएगा हमारा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। हिंदी में इसको कैल्सिनेशन या क्या बोलते हैं हिंदी में, निष्पातन, निस्तापन और भजन,
वर्जन वर्जन, ठीक है बच्चों। मेटल ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, ठीक है। अब जो मेटल ऑक्साइड होता है बच्चों, ठीक है, इसको क्या करते हैं, रिडक्शन कर देंगे। इसका क्या करेंगे, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है। पढ़ाई नहीं करी थी, पहला चैप्टर नहीं पढ़ा था, हाँ, ठीक है। अपचयन, चलो फिर हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट डाल के, जो कि ऑक्सीजन को खींच लेगा, ठीक है, अपने हाथ रिएक्ट करवा लेगा और बच जाएगा। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन, क्या कौन कौन से हैं, जैसे कि जो ऑक्सीजन की टेंडेंसी रखते थे, हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, और हमारे होते हैं KMnO4, नहीं KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्योर मेटल, शुद्ध धातु। ये सब काम करने वाले को क्या करते हैं? हाँ, समझ में आ गया ये। हाँ, अब बात करते हैं जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं। क्या होते हैं, लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं। ये हमेशा क्या बनाते हैं, सल्फाइड ओर ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, हमेशा सल्फाइड ओर। अगर ये सल्फाइड ओर बनाएंगे, सल्फाइड अयस्क बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये रोस्टिंग प्रोसेस से होगा। क्या होगा, रोस्टिंग, ठीक है, मतलब भर्जन, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा हमें इससे, मेटल मिलेगा, और मेटल की क्या करेंगे, रिफाइनिंग। क्या करेंगे, ठीक है, धातु मिलेगा और धातु को फिर रिफाइन करेंगे, ठीक है। रिफाइन मतलब परिष्करण, मतलब साफ करेंगे, परिष्करण। बस समझ में आ गई। हाँ, तो ये तरीका होता है, हाँ, किसी भी मेटल को उसके ओर से निकालने का। बात समझ नहीं, सबसे पहले फिर से एक बार डिटेल में समझाता हूँ, पेन कॉपी रख दो और समझो, ठीक है। तो हमारे पास ओर होता है, ओर की कंसंट्रेशन जो होती है, वो ओर जो होता है ना, ओर की कंसंट्रेशन मतलब एक जगह पे सबसे ज्यादा ओर होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो उसको हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। ओर में पाए जाने वाले मेटल्स जो होते हैं उनको हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक जो थोड़े कम होते हैं, और एक जो सबसे कम होते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा होते हैं कौन से होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है। अगर ये है तो इनको क्या करेंगे, इनको मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे, मोल्टन स्टेट में ले जाने की वजह से क्या होगा, इनके आयंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आयंस। फिर पॉजिटिव को अलग कर देंगे, नेगेटिव को अलग कर देंगे। तो पॉजिटिव वाले क्या होंगे, ये होंगे, क्योंकि हमेशा कौन से बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। फिर आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, जिनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, जिंक होते हैं, आयरन होता है, लेड होता है, कॉपर होता है, ठीक है। ये हमेशा या तो कार्बोनेट बनाएंगे या तो क्या बनाएंगे, सल्फाइड। अगर ये कार्बोनेट बनाते हैं तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में भी हम क्या करते हैं, उसको रोस्ट ही करते हैं, बस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होती है, कम होती है, ठीक है। क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा बना सकते हो, ओ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पे ओ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। बस नहीं, तो जब ओ की मात्रा कम होती है तब भी यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनता है, यहाँ पे ओ की मात्रा ज्यादा होती है तब भी क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। और जब एक बार मेटल ऑक्साइड बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, और उसकी वजह से वो रिडक्शन हो जाता है उसका, और क्या बन जाता है, हमें प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को हटा देंगे, है ना। हाँ, तो फिर हमारा आता है कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, जैसे AgAU, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, हमेशा सल्फाइड ओर, ठीक है। और ये कौन से प्रोसेस है, अगर सल्फाइड ओर बनाना तो कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग। और इसमें क्या होता है, मेटल, ठीक है। इसमें रोस्टिंग करेंगे, मेटल मिल जाएगा। फिर मेटल को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जलाने की वजह से उसको क्या होता है, काला काला धब्बा पड़ जाता है, तो उसको साफ करना पड़ता है, वही रिफाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। बस समझ में आ गई। हाँ, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओर से क्या निकाल सकते हैं, प्योर मेटल निकाल सकते हैं। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं, समझ में आ गया। हाँ, ये हमारा टॉपिक था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आप पढ़ेंगे बच्चों इनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम रिएक्शन भी देखेंगे कि जो कैल्सिनेशन वाली रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, कार्बोनेशन वाली जो रिएक्शन है, सल्फाइड वाली, ये कैसे होती है, इनको भी देखेंगे, ठीक है। बस समझ में आ गई, आगे करें, मिटाऊं, बुक में दे रखा है भाई, सेम ही चीज है। हाँ, मिटा दूं,
बुक से नोट कर लोगे ना, सेम ही बनाया मैंने बुक का वाला, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो बच्चों, हाँ सबसे पहले बात करते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर की, ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ ओर की, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे एक टर्म जो पूछा जाता है बार बार पेपर्स में, ठीक है, गैंग क्या होता है, ठीक है। छपरी लड़कों की ग्रुप को गैंग नहीं बोलते, ठीक है, तो क्या कहते हैं? उनको छपरी बोलते हैं। उनको स्क्रीन जो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, अयस्क, ठीक है, क्या ये तो टॉपिक ही नहीं दे रखा। समृद्धिकरण, हाँ अयस्कों का समृद्धिकरण, अयस्कों का समृद्धिकरण, ठीक है। आप समझो बच्चों, समझने से पहले एक डेफिनेशन लिख लो गैंग की, ठीक है। हाँ तो लिखो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang। यानी कि बच्चों क्या है इसका मतलब बच्चों, कि जो हम और निकालते हैं, तो वो जो और होते हैं, हाँ तो उनमें हमेशा जब उनको निकाला जाता है तो उनके साथ बहुत सारी गंदगी भी निकलती है, जैसे कि सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई, सैंड हो गया, रेत हो गई, ठीक है, ये सब भी उनके साथ चिपक के आता है, ठीक है। तो इन सबको क्या बोला जाता है, गैंग, क्या बोला जाता है, गैंग, ठीक है। हाँ तो वो भी तो समाज की गंदगी तो होती है, ठीक है। चलो गैंग को हिंदी में कहते हैं गैंग ही कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, हाँ ठीक है। तो अब जो इम्प्योरिटीज होती हैं, हाँ हाँ तो और सी तो होते हैं, हाँ ठीक है। मतलब देखो और को देखो जब हम निकालते हैं तो हमें तो मिट्टी मिलती है, ठीक है, उस मिट्टी में मिला होता है ना ये सब मेटल, ठीक है। फिर उस मेटल में से जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में से पहले और निकाला जाता है, फिर उस और में से क्या निकाला जाता है, मेटल निकाला जाता है। अच्छा नहीं, जब हम खोदते हैं तो डायरेक्टली थोड़ा ना मेटल ही निकल रहा है, ठीक है, वो तो निकलेगी तो मिट्टी ना, अब बस उस मिट्टी में मिला होता है, हाँ तो उस मिट्टी को अलग कर देते हैं छान के, ठीक है, हाँ तो क्या मिलता है हमें, और मिलता है। अगर सोचो वो मेटल है, हाँ तो मैग्नेटिक हो सकता है, कुछ जो मैग्नेटिक है तो क्या कहते हैं, कुछ को चुंबक से चिपका लेते हैं, जैसे लोहा वाला है जिसमें Fe पाया जाता है, Fe मेटल जो पाया जाता है वो सब, उसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी,
तो उसको मैग्नेट में रखते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, और जो गंदगी होती है उसको क्या कहता है, निकाल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं क्या करने का, गैंग को अलग करने का, क्या करना है, गैंग को अलग करने का। ठीक है, तो द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, जब भी हम ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, उससे पहले का काम क्या है बच्चों, कि हम गैंग को हटाएं। क्या करें, गैंग को हटाएं। बस समझ में, हाँ। द प्रोसेस of use removing gang from the ore are based on the difference between the physical and chemical property of the gang and the ore। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बच्चों, समझो। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो हम गैंग को अलग करेंगे, ओर से, ठीक है, तो उसमें हम अलग अलग प्रोसेस का कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझो, एक मैंने आपको मैग्नेट वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, एक मान लो एक ऐसा ओर है जो कि भारी होता है, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का हो गया, ठीक है, हाँ, या कोई और हो गया मेटल भारी वाला। तो जब उसको पानी में मिलाया जाएगा तो जो मिट्टी है, हाँ, मिट्टी, ठीक है, उसको घुमाएंगे तो मेटल तो पहले नीचे बैठेगा ना, तो मेटल पहले नीचे बैठेगा तो मिट्टी होगी, उसको धो के क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। क्या कर देंगे, धो के साफ कर देंगे, तो मिट्टी अलग हो जाएगी, तो और क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये जो अलग करने का जो प्रोसेस है, कहीं पर मैग्नेट का इस्तेमाल करना, कहीं पर डेंसिटी का इस्तेमाल करना, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, कि और जो है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, और की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, कि कौन सा प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई। हाँ, फिर क्या है बच्चों, हाँ, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। अब अलग अलग सेपरेशन टेक्निक का यूज करा जाता है मेटल, मतलब ओर में से मेटल को निकालने के लिए, वो अब हम देखेंगे। गैंग समझ में आ गया। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो। ओके, the processes used for removing the gang from the ores or are based on the differences between the physical and chemical properties of gang and ore तो बात समझ में आ गई। हाँ, तो दोनों एग्जांपल्स आपको इतना तो क्लियर हो गया कि जो गैंग है और जो ओर है, उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उनकी वजह से। जैसे मैंने मैग्नेट वाला केस बताया था, उसमें जो ओर है उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, मैग्नेटिक। क्या गैंग मैग्नेटिक होगा क्या, नहीं, वो तो मिट्टी है, सैंड है, वो तो नहीं होगा ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। ठीक है, फिर डेंसिटी की बात करी थी, ऐसे जो गैंग होगा वो हल्का होगा, ठीक है, और जो मेटल होगा, जो ओर होगा, वो क्या होगा, भारी होगा, तो उससे भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम अलग अलग प्रोसेस अपनाते हैं, वो कैसे अपना पाते हैं बच्चों, ये जो ओर्स और गैंग के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बीच में। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज। हाँ, तो जैसे मुझे, तो अगर तुम में से बच्चों को अलग अलग करना हो, तो मैं एक ये क्राइटेरिया बना सकता हूँ कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं वो अलग, और जो बच्चा थोड़ा कम अच्छा पढ़ते हैं वो अलग। ठीक है, तो ये क्या होगी, बेस्ड ऑन द तुम्हारी प्रॉपर्टीज की, तुम कैसा पढ़ते हो, है ना। बस है ना, तो अलग करने का ये क्राइटेरिया हो गया। वैसे और गैंग को अलग करने के लिए भी अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ, ये पॉइंट लिख लो बच्चों। लिख लिया, पीछे वाले बच्चों ने मेरे भरोसे बैठे रहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ, लिखो, अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर
आधारित होते हैं, होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम हाँ कि जब मेटल्स को मैंने लिख दिया हुआ प्रोसेस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, बट उसमें एक्चुअल में कौन सी, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए ना कि कौन सी केमिकल रिएक्शन वहां पे इंक्लूड हो रखी है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, हाँ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, लो इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हाँ धातु जो क्या है बच्चों, धातु जो सक्रियता श्रेणी, हाँ हाँ सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, आने वाली धातुओं का निष्कासन, निष्कर्षण। ठीक है, तो बच्चों देखो हाँ, तो जो हमने पढ़ा था मेटल जो बहुत कम क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उनके हमेशा क्या बनते हैं बच्चों, सल्फाइड। ठीक है, द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन इजीली रिड्यूस बाय द हीटिंग अलोन। अगर मुझे इनके जो ऑक्साइड को हटाना है, ठीक है, जो इनके जो ऑक्साइड बनेंगे ना उसमें से अगर ऑक्साइड को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, आराम से हीट करूंगा, तो क्या रहेंगे, ऑक्साइड अलग हो जाएंगे। ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, अलग, क्योंकि जो हीट करने पे जो ऑक्सीजन होता है वो क्या जाएगा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा और मेटल बच जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिनेबार, ठीक है, एक और होता है किसका, मरकरी का। किसका बच्चों, मरकरी का। ठीक है, तो सिनेबार एग्जाम्पल किसका लिया गया बच्चों, सिनेबार जो कि है हमारा HgS। ठीक है, ये किसका है, एक और होता है, किसका होता है बच्चों, और होता है किसका, और ऑफ मरकरी, और ऑफ, ठीक है, और ऑफ मरकरी। तो बच्चों क्या होगा इसका, देखो 2HgS प्लस में 3O2, जब हम इसको हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2HgO प्लस में 2SO2। ठीक है, और फिर 2HgO को जब क्या करेंगे, दोबारा हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, 2Hg प्लस में O2। तो देखो ये हमारा और था, ये हमारा क्या है बच्चों, प्योर मेटल। तो पहले क्या करना पड़ा, ऑक्सीजन डाला। ठीक है, ऑक्सीजन डालने के बाद हीट किया उसको, तो क्या बन गया हमारा, मेटल ऑक्साइड बन गया। हमने पढ़ा था ना बच्चों, मेटल की एक क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन डाला तो क्या बना लेगा, मेटल है ना, ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो हीट ने क्या करा, इस प्रोसेस को और फास्ट कर दिया, इसने क्या कर लिया, हाँ ऑक्साइड बना लिया। अब ये जो ऑक्साइड निकला है, ठीक है, इस ऑक्साइड को दोबारा जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, प्योर मेटल। क्या मिल जाएगा बच्चों, प्योर मेटल। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, जैसे Cu का है। ठीक है, Cu2S, ये वाला आप कर लेना। ठीक है, Cu2S वाला बुक में आप कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ऐसे मेटल, ठीक है, ऐसे मेटल जो कि जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मीडियल। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल in the middle of the activity series, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है भाई, हाँ निष्कर्षण समझ में आ गया। हाँ, तो अब बच्चों देखो, ऐसे जो हमारे मेटल होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड।
या तो कार्बोनेट बनाएंगे या तो सल्फाइड बनाएंगे। ठीक है, तो रिडक्शन से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो कार्बोनेट है उनको किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, जो हमारे कार्बोनेट होंगे उनको किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, ऑक्साइड में। फिर ऑक्साइड में चेंज होने के बाद आराम से हम उसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस नहीं, तो जैसे कि हमारे पास है रोस्टिंग का प्रोसेस देखते हैं, फिर कैल्सिनेशन का देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं रोस्टिंग का। रोस्टिंग में क्या होता है, भर्जन में। ठीक है बच्चों, भर्जन में क्या होता है, जो हमारे पास 2ZnS है, ये क्या होता है, जिंक का एक और होता है। क्या होता है बच्चों, जिंक सल्फाइड एक और होता है। ठीक है, इसमें हम क्या डालेंगे, 3O2 डालेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2ZnO। क्या बनेगा 2ZnO। हीट करेंगे तो क्या बनेगा 2ZnO, और उसको फिर दोबारा हीट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों 2। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों हमारा Zn। क्या बनेगा बच्चों, और हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा Zn। बस समझ में आई। हाँ, यही तो प्रोसेस हो रहा था रोस्टिंग में। रोस्टिंग में क्या कर रहे थे हम, हीट कर रहे थे। रोस्टिंग में क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। फिर अब आएगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, हाँ तो अरे वो साइड में बना लो ना, लो SO2। ठीक है, फिर इसको हीट करो। ठीक है, क्या मिलेगा, Zn मिलेगा। बस समझ में आ गई, कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन को हिंदी में क्या बोला था, निस्तापन। निस्तापन। बच्चों देखो, जो कैल्सिनेशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों इसमें, कार्बोनेट। जैसे ZnCO3, क्या होगा बच्चों, ZnCO3। तो इसको जब हम पहले हीट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे। इसमें बट ऑक्सीजन नहीं डालेंगे, इसमें ऑक्सीजन नहीं डालेंगे। हीट करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, ZnO में। किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, ZnO में, प्लस CO2। इसको भी रहने दो, ठीक है, प्लस CO2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब जब हमारे पास इधर भी ZnO, इधर भी Zn बन गया। ठीक है, तो अब हमें क्या है, दोनों क्या है, ऑक्साइड है मेटल के। क्या है बच्चों, हाँ मुझसे पूछना, ऐसे ऐसे रिएक्शन देके फिर चुप हो जाएगी तो मैं क्या समझूंगा। हाँ, तो बच्चों देखो, हम रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन डाल के हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। और कैल्सिनेशन में हम बिना ऑक्सीजन डाले हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड। मिल गया मेटल ऑक्साइड। हाँ, ये हो कैसे रहा है, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना कार्बोनेट की फॉर्म में, तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे हीट कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है और CO2 बना ले रहा है। ठीक है, और CO2 बना के अलग हो जा रहा है और ZnO को अलग कर दे रहा है। बस नहीं, हाँ क्लियर है इतना, हाँ पक्का। अब दोनों जगह पे क्या बन गया, ZnO बन गया। अब ZnO को क्या करेंगे, रिड्यूस। क्या करेंगे, रिड्यूस। तो जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, पढ़ा था ना हमने रिडक्शन, कैल्सिनेशन का रिडक्शन करेंगे ऑक्साइड बनने के बाद। तो रिडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कि हम ZnO में क्या डाल देंगे, ZnO में C डाल देंगे। C भी एक क्या होता है, बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। C भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब बोले भैया H क्यों डालेंगे, H डालेंगे तो धमाका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि H बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है। क्या होता है, इसीलिए रॉकेट के फ्यूल में H का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, बस में फिर हमारा क्या बन जाएगा, Zn प्लस में CO। क्या बन जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बस में आई, तो मोनोऑक्साइड, हाँ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बस समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है यहाँ तक कि रोस्टिंग कैसे होता है, कैल्सिनेशन कैसे होता है और रिडक्शन कैसे होता है। बस समझ में आ गई। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, लास्ट में Zn मिल जाएगा। हाँ, बस समझ में आ गई। हाँ, डेफिनेशन लिखनी है, लिखो। तो भाई डेफिनेशन लिखो रोस्टिंग और उसकी। ठीक है, बोलूं, लिखो, लिख ही लो यार, चलो लिखो।
हाँ, द सल्फाइड और किसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं बच्चों? रोस्टिंग की बोल रहा हूं, ठीक है? तो लिखो, द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड, द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड into oxides, into oxide by heating strongly, by heating strongly in the presence of excess air, in the presence of excess air, full stop. This process is known as roasting. This process is known as roasting. हिंदी में लिखो, पीछे वाले बच्चे भी है ना, लिखो भाई, बोलो। हाँ, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कैल्सिनेशन। यहां पर क्या होता है बच्चों? एक्सेस एयर होता है, ठीक है? यहां पर लिमिटेड एयर होता है, ठीक है? लिखो बच्चों, बोलो। हाँ, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू द कार्बोनेट और चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, हाँ, in limited air, full stop. This process is known as calcination. ठीक है? हिंदी में लिखो बच्चों। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबसे एक्चुअली छूट जाती है, ठीक है? वो है थर्माइट रिएक्शन। क्या बच्चों? थर्माइट रिएक्शन, ठीक है? और ये पूछ लेता है, बोला है तुम्हें ये नोट्स पढ़ के चले जाओ, 90 नंबर पक्का है, सब कुछ इंक्लूड करवाया, हर एक पॉइंट एनसीईआरटी की ढूंढ के खोद के निकाल के। अब तुम पढ़ के नहीं आओगे, उसमें मेरी क्या गलती है? थर्मिट रिएक्शन, ठीक है? थर्मिट रिएक्शन, हिंदी में थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। बोलूं? हाँ बच्चों, मेरे दिमाग में लिखो बच्चों, द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 को कैसे लिखना है? रोमन नंबर में।
आयरन 3 ऑक्साइड, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो Fe2O3 विद एल्यूमिनियम is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as the Thermit reaction. हिंदी में बोलो बच्चों, लिखो आयरन 3 ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, लिख लिया क्या भाई? हाँ, क्या बात है, फिर भी ऑनलाइन वाले को बोल देता हूं। हाँ, आयरन 3 ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं और इसकी रिएक्शन लिख लीजिए, ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों? Fe2O3 प्लस में 2Al, ठीक है, गिव्स 2Fe, ठीक है, प्लस में Al2O3 प्लस में हीट। तो बच्चों ये कैसी रिएक्शन है? पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और ये एक साथ में और भी क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक। क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों? हाँ, क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारे दो। हाँ, क्या बोल रहे हो? समझा यहां तक? हाँ, मिटाऊं उसको? ठीक है, चलो ये वाला मिटा दो। देखो बच्चों, अब है एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, उनका एक्सट्रैक्शन वो बड़ा इजी होता है। ऐसे लिखो डायरेक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, उच्च अभिक्रियाशीलता, हाँ, अभिक्रियाशीलता धातु का निष्कर्षण। ठीक है बच्चों? हाँ, लिखो डायरेक्ट, मैंने लिखवा तो दिया है। हाँ, अब बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें मेटल को बहुत ज्यादा हाई, जो इसमें बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव वाले होते हैं ना, हाँ, जो कि कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, ये सब। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? इनके ऑक्साइड नहीं बनते। ठीक है, कैन नॉट रिड्यूस टू द ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, और इनके अगर ऑक्साइड नहीं बनाए जाते तो क्योंकि दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के साथ बहुत तगड़े बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत तगड़े बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो दिस मेटल आर ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जिसमें क्या है? इनको मोल्टन क्लोराइड में डाल दिया जाता है। ठीक है, और जो मेटल होता है वो कैथोड पे जमा हो जाता है, और जबकि क्लोरीन होता है वो एनोड पे जमा हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है बच्चों, समझो। क्या होता है बच्चों? एक तरह का ये कंटेनर होता है, इसमें मोल्टन फॉर्म में क्या होता है? क्लोराइड होता है। इसमें एक हमें कैथोड डाली होती है, एक हमारी एनोड डाली होती है। ठीक है, फिर इसमें मेटल वो डाला जाता है। क्या आता है बच्चों? मेटल डाला जाता है, इम्प्योरिटी। ठीक है,
वो सब डाला जाता है, बस सुन नहीं, हाँ इसमें मेटल डाला जाता है। और ये कैथोड है बच्चों, ये क्या है, कैथोड है। और ये क्या है बच्चों, एनोड है। ठीक है, तो कैथोड पे जो होता है, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, हाँ तो जो अब बच्चों समझो, जो हमारे मेटल होते हैं वो हमेशा कैसे चार्ज के होते हैं, पॉजिटिव। तो मान लो Cu है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो कहां जाएगा, नेगेटिव के पास। और जो हमारा इम्प्योरिटी होता है वो किस में होता है, जो Cl होगा वो क्या होता है, नेगेटिव, तो वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, है ना, किस में जाएगा, इसमें। बस सुनो, पॉजिटिव जो होगा वो किस पे जाएगा, नेगेटिव पे, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव है उस पर कौन सा जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो देखो क्या होगा कि जो हमारा मेटल है ना, उसको क्या करवाया जाएगा, उसको मोल्टन स्टेट बनाई जाएगी। और उसकी मोल्टन स्टेट किसके साथ बनाई जाएगी, क्लोरीन के साथ। किसके साथ बनाई जाएगी, क्लोरीन के साथ। बात समझ में आ गई। जो भी हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है उनका मोल्टन स्टेट बनाया जाएगा क्लोरीन के साथ, और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे आयंस बन जाएंगे। ठीक है, और आयंस बनने के बाद जो हमारे मेटल होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो चले जाएंगे कैथोड के पास, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। और जो हमारा क्लोरीन होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो चला जाएगा किसके पास, एनोड के पास। ठीक है, इस तरीके से हमारा मेटल और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो हमारा वेस्ट होगा वो कहां जमा हो जाएगा, नीचे यहां जमा हो जाएगा। बस समझ में आ गई। हाँ, तो इस तरीके से तो कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड ठीक है, क्या होता है हमारा, वो होता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो क्या हो जाएगा, Na। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, एट एनोड पे क्या होता है बच्चों, 2Cl नेगेटिव माइनस Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब अट्रैक्ट कर क्यों रहा है, समझो ये। हाँ, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों कर रहा है और नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि देखो जो नेगेटिव है उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो हमारा सोडियम है, जो हमारा ये है, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। हाँ, तो क्या बन जाएगा, Na, मतलब Na जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। तो ये जो Na प्लस है वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा, क्योंकि उसको खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता है ना। हाँ, तो उसको खींचेगा। और जब ये क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, Cl2। क्या बन जाएगा, Cl2। और उस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन खींचेगा, उसको एनोड खींचेगा। कौन खींचेगा, एनोड। ठीक है, तो वो एनोड के पास चला जाएगा। तो जो हमारा मोल्टन स्टेट था उसमें से हमारा मेटल अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, और जो गंदगी थी वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। बस समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो मेटल को अपनी तरफ खींचता है, और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो अपनी तरफ क्लोरीन को खींचता है। बस समझ में आ गई। हाँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या बच्चों, बस 2 टॉपिक बचे, खत्म कर लेते हैं आज। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। धातुओं का स्पष्टीकरण, ठीक है। धातुओं का परिष्करण, ठीक है बच्चों। आप समझो इसमें क्या होता है, रिफाइनिंग वाले में क्या होता है। तो मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। मतलब ऐसे मेटल्स जो हमारे रिडक्शन प्रोसेस से बने होते हैं, रिडक्शन प्रोसेस से बने होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा प्योर नहीं होते हैं, वो ज्यादा प्योर नहीं होते हैं। तो उनको और प्योर बनाने के लिए उनमें जो बची हुई इंप्योरिटीज है उनको निकाल फेंकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग। और जो ये रिफाइनिंग करते हैं ये कौन सी होती है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें जैसे कि मैनी मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको क्या करा जाता है, रिफाइन करा जाता है
इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो हमारा प्योर मेटल होता है, जो कि इम्प्योर मेटल होता है, वो मेड द एनोड एंड अ स्ट्रिप ऑफ थिन प्योर मेटल इज मेड ऑन कैथोड। मतलब क्या है बच्चों, फिर से एनोड और कैथोड वाला केस बनेगा यहाँ पे। हाँ, मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक होगा वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो जो मेटल के अंदर जो भी गंदगी थी ना मेटल की, हाँ, रिडक्शन करने के बाद वो सारी की सारी गंदगी कहां चली जाएगी, एनोड पे। कहां चली जाएगी, एनोड पे, ठीक है। और जो हमारा प्योर मेटल है वो कहां चला जाएगा, कैथोड पे। कहां चला जाएगा, कैथोड पे। और इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? हाँ, तो लिखो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। अब बच्चों देखो, हाँ, तो क्या होता है, इन दिस प्रोसेस the impure metal is made the एनोड। मतलब इसमें एक और चीज होती है कि जो एनोड होता है ना, इसको बनाया ही किससे जाता है, इम्प्योर मेटल से। इसको बनाया है किससे जाता है, इम्प्योर मेटल से। फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है। फिर इसमें से जो प्योर मेटल होता है वो निकल के कहां जा रहा होता है, कहां जा रहा होता है, कैथोड पे। कहां जा रहा होता है, कैथोड पे। बात समझ में आ गई? जो इसमें एनोड, पानी तो हो गई, ठीक है, ठीक है, ये एक बैटरी से जुड़े होंगे। हाँ, तो बच्चों ये एनोड जो है ना, ये क्या है, एनोड। अब इसमें जो एनोड है ना, इस एनोड को बनाया किससे जाता है, इम्प्योर मेटल से। किससे बनाया जाता है, इम्प्योर मेटल, जिसको हमें प्योर करना होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, प्योर, उससे बनाया जाता है, ठीक है। फिर क्या करता है, इसमें से मेटल जो होता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मेटल जो होता है इससे हटके कहां आने लगता है, इस कैथोड पे। और यहाँ पे क्या बना लेता है, एक थिन, क्या बना लेता है, थिन लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों, थिन लेयर बना लेता है। बस समझ में? और इस तरीके से क्या होता है, इम्प्योर मेटल क्या होता है, प्योर। तो हम इस कैथोड को निकाल लेंगे और उसमें से पूरा जो प्योर मेटल है उसको साफ कर देंगे। बस समझ में? कैसे होता है, क्लियर है? लेकिन ये साफ कैसे करेंगे? अरे इसको इसमें चिपक जाता है ना उसको, तो बस ऐसा थोड़ा प्योर मेटल चिपकता है। इम्प्योर से तो ये बना हुआ है, इम्प्योर में से प्योर मेटल जो निकल के इस पे चिपक जाता है और उसको फिर हटा देते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें से, कैथोड में से। अरे हाथ से हटा देंगे, किसी मशीन से हटा देंगे। गंदगी कैसे हटाते हैं, चलो समझ में आ गया। तो इससे जो इम्प्योर मेटल है उससे क्या बनाया जाता है बच्चों, हमारा एनोड बनाया जाता है, ठीक है। और फिर एंड अ थिन स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप होती है, थिन स्ट्रिप, हाँ, ऑफ प्योर मेटल, ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, ठीक है। A solution of salt is used as electrolyte। और इसमें जो ये पानी डाला होता है ना, इसमें मेटल का ही सॉल्ट सॉल्यूशन डाला होता है, मेटल का ही सॉल्ट सॉल्यूशन डाला होता है, ठीक है। फिर जब करंट पास करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जो प्योर मेटल होता है, जो एनोड से वो निकल जाता है और इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म बना लेता है। और जो इक्विवेलेंट मेटल होता है वो डिपॉजिट होता है कहां पे बच्चों, जाके कैथोड पे। और सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है वो सॉल्यूशन में ही रह जाती है, और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज वो नीचे बैठ जाती है। फिर से बता रहा हूं क्या हो रहा है। हाँ, तो भाई इसमें ये हमारा इम्प्योर से बना हुआ है, ठीक है, और इस पे प्योर लगा हुआ है। ये तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें से इम्प्योर वाला जो है, प्योर वाला जो मेटल है वो निकल जाएगा और निकल के कहां चिपक जाएगा, जाके कैथोड पे चिपक जाएगा। और जो इम्प्योर वाला, जो इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, अगर वो कहीं नहीं जाएंगी तो एनोड पे चिपक जाएंगी। अगर और कुछ जो अगर इनसॉल्युबल होंगी वो कहां नीचे जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। कहां जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। कहां जाएंगी, नीचे, यहाँ पे बैठ जाएंगी। बस में इस तरीके से हमारा जो प्योर मेटल है वो एकदम अलग होके आ जाएगा, हो जाएगा, अलग होके आ जाएगा। बस में हाँ, कैथोड प्योर है, कैथोड में प्योर मेटल जाएगा, ठीक है। बस में हिंदी में लिखो,
हिंदी में लिखो बच्चों, बोलूं? लिख लो, एक टाइम में नहीं लिखा। लिख लिया होगा। हाँ देखो, तो लिख लिया था। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु से एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, ठीक है बस। और फिर मूवमेंट तो पता ही है किस पे चलाएगा, वो लिख दोगे ना कि शुद्ध धातु कहां चलाएगा, कैथोड पे चलाएगा, और अशुद्ध जो है वो एनोड पे ही रह जाएगा, और अगर जो मिलेगा नहीं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ गई? हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं कोरोजन पे। किस बात करते हैं बच्चों? कोरोजन, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक है ये। एक और टॉपिक है फिर। हाँ तो कोरोजन और समझ दोनों साथ में ही है बेवकूफ लड़की। तो बच्चों कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। क्या लगना बच्चों? जंग लगना, ठीक है। किसी भी चीज का थोड़ा थोड़ा जंग लगना, ठीक है, या उस पर कोई ऐसी लेयर चढ़ जाना जिसकी वजह से वो क्या होना है, खराब होने लगे। जैसे कॉपर होती है, ठीक है, कॉपर के ऊपर कॉपर को रखे रखे वो ग्रीन सा होने लगता है, ठीक है, उसमें ग्रीन परत चढ़ जाती है, तो वो क्या है? कोरोजन है। क्या बच्चों? कोरोजन है, ठीक है। या मेटल है, मेटल के ऊपर जो लोहा होता है ना, लोहा के ऊपर ब्राउन ब्राउन हो जाता है पूरा को पूरा, है ना? हाँ, तो ये क्या है? कोरोजन। ये क्या है बच्चों? कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन जो होता है बच्चों, हाँ, वो बहुत खतरनाक होता है। वो तो क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। इसकी वजह से जो मेटल होता है वो वीक हो जाता है। क्या होता है बच्चों? मेटल जो होता है वीक हो जाता है, ठीक है। कोरोजन हिंदी में बोल देते हैं उसको संरक्षण। संचारण। मैं उस दिन देखूंगा जितने दिन तेरे साइंस में ना 90 में से 90 नंबर आएंगे, है ना, 80 में से 80 आएंगे, मैं उस दिन देखूंगा ये सारी स्पेलिंग, सारे प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मैं देखूंगा उस दिन अच्छे से, फिर मैं भी ऐसे बोलूंगा। सिंपल सी बात है, पेपर में जाके तो प्रोनाउंस करना है, लिखना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए ना। पता है मुझे, संरक्षण का मतलब बचाव होता है। हाँ क्या? नहीं, दोबारा इसमें दोबारा। हाँ बच्चों लिखो, द ईटिंग अप ऑफ metals by the action of air moisture or a chemical such as an acid on their surface is called corrosion, ठीक है। हाँ, तो धातु का, हाँ, धातु धातु की सतह को हवा, नमी और रसायन जैसे अम्ल से
खाए जाने को रण कहते हैं, संसारण कहते हैं। हाँ ठीक है, खाता ही है वो, जो ऑक्साइड को क्या कहता है, वहां पे मेटल को क्या होता है, एकदम वीक कर देता है। ठीक है, हाँ देखते हो ना, जो जंग लगता है तो ऊपर की पूरी परत हटने लगती है ना, और वो वीक हो जाता है। ठीक है, बस समझ नहीं, इसीलिए तो ये हो गया हमारा रस्ट कोरोजन। अब कोरोजन से बचाने का भाई, हाँ सुरक्षा, हाँ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ संरक्षण से सुरक्षा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला हम करते हैं ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ठीक है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, तेल लगाना। ठीक है, ग्रीस लगाना और पेंट करना, पेंट करना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है बच्चों, गैल्वनाइजेशन करना। क्या करना, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन उस दिन में बताया था जिसमें हम जिंक की पतली सी परत चढ़ाते हैं मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, जिंक की उस परत के ऊपर ऑक्साइड बन जाता है और अंदर का जो मेटल होता है वो कहता है सेफ रहता है। ठीक है, एनोडाइजिंग भी होगा, बिल्कुल। ठीक है, और गैल्वनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है यश दलेपन। यशोदलेपन। ठीक है, और तीसरा क्या बच्चों, क्रोम प्लेटिंग। क्या करना बच्चों, क्रोमियम प्लेटिंग। इसमें क्रोम की प्लेटिंग, मतलब जैसे मैं जिंक की लेयर चढ़ाते हैं ना, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, इसमें क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं, इसी क्रोमियम की। क्रोमियम एक तरह का एलिमेंट होता है, हाँ तो शॉर्ट फॉर्म उसका नाम है क्रोम प्लेटिंग। अरे तुमने साइकिल का वो देखा, रिम देखा है, हाँ वो व्हाइट का होता है ना, तो उसमें ये क्रोम होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता। एल्यूमिनियम का खर्चा नहीं होता साइकिल में, एल्यूमिनियम डालेंगे इतना पैसा नहीं है उसमें। सफेद कलर की ये क्रोम प्लेटिंग होती है, जो चिकना चिकना दिखता है ना, सिल्वरी सा होता है, वो क्रोम प्लेटिंग होती है। ठीक है, ठीक है, क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन। आंखें हैं बटन। ठीक है, चलो ये हो गया। और फिर एनोडाइजिंग है, एनोडाइजिंग है बच्चों। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं एनोडीकरण, एनोडीकरण। ठीक है, और पांचवा है बच्चों हमारा अलॉय बनाना। ठीक है, अलॉय जैसे ब्रास, ठीक है, कॉपर और जिंक को मिला के बनाते हैं ब्रास। उसमें स्टील, आयरन और किसको मिला के, कार्बन को मिला के क्या बनाते हैं, स्टील। ठीक है, इन पे कभी जंग लगता है क्या स्टील पे, नहीं। हाँ टिन भी होता है, टिन में मिलाते हैं। ठीक है, हाँ टिन में आयरन मिलाते हैं और कोक मिलाते हैं, कोक पीने वाला कोक नहीं, हाँ तो कम और भी होते हैं ना टिन, अलग अलग तरह के भी टिन होते हैं। ये तो अलॉय बनाना, क्या बनाना, मिश्रित धातु बनाना। ठीक है बच्चों, तो सुनो बच्चों फिर से, कोरोजन क्या होता है, मेटल का खाया जाना, मेटल की जो सतह होती है उसको, ओए हेलो, हाँ मेटल की जो सतह होती है उसको खाया जाना हवा, पानी या किसी भी एसिड या केमिकल से। ठीक है, और उससे बचाव के लिए करना पड़ता है हमें, या तो ऑयल लगा दे या पेंट करते हैं ना घर पे, कोई भी लोहे की चीज होती है, लोहे का कूलर होता है, उसको पेंट कर देते हैं, क्यों, ताकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है, तो वो जंग होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है,
फिर गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर चढ़ा देना, किसी चीज के ऊपर क्या चढ़ा देना, जिंक की, किसी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देना। अब जिंक की लेयर चढ़ाने की वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर ही क्या बन जाता है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और वो ऑक्साइड के अंदर जाता नहीं है, वहीं पे एक थिन लेयर बन जाती है, और फिर जो नया ऑक्सीजन होता है हाँ वो वहीं पे रह जाता है, वो वहीं पे रहता है, अंदर नहीं जा पाता। तो इसकी वजह से अंदर जो वाला जो मेटल है वो क्या रहता है, सेफ रहता है। क्या रहता है, सेफ। फिर क्या बच्चों, क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग में ऐसे ही काम करती है, इसमें क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, और उस क्रोमियम के ऊपर क्या बनती है, हाँ लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। फिर हमारा आता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में भी वही करते हैं, बस मेटल अलग होता है, ठीक है, बस मेटल अलग होता है। फिर एलॉय, एलॉय में बताए तुम्हें क्या करते हैं, एक मेटल या नॉन मेटल को मिला के एक एलॉय बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें जब भी जंग नहीं लगता, जैसे कि स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ये सब हो गया। हाँ, तो इस तरीके से हम क्रोजन से चीजों को बचा सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। हाँ, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज के हम इंपॉर्टेंट वो कर देंगे, आयरन। अच्छा, वो पिलर, तो वो आयरन पिलर क्या है, वो बहुत सालों पहले लगा था, मतलब बहुत सालों पहले। ठीक है, तो उसको करीबन 300-400 साल हो गए, बट अभी तक उस पर जंग नहीं लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ना एक अलॉय से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसी वजह से उस पर जंग नहीं लगा, इससे करोजन नहीं हुआ। ठीक है, तो वही उसके बारे में बता रखा है। बस समझ आ गई? हाँ, अमलगम होता है जिसमें मरकरी का यूज करके कोई कंपाउंड बनाया जाता है, उसको अमलगम कहा जाता है। मरकरी के साथ कोई भी चीज रिएक्शन करते हैं उसको अमलगम होता है। जिंक अमलगम मतलब जिंक और मरकरी का रिएक्शन हुआ है, तो जिंक अमलगम। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट? और खत्म करें क्लास को? क्या अलॉय? अलॉय में क्या होता है बच्चों, हम मेटल लेते हैं और नॉन मेटल लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और उससे क्या बनता है, हमारा अलॉय बनता है। जैसे कि ब्रास, ब्रास तब बनता है जब कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है, कॉपर 70%, जिंक 30%। ठीक है, और हाँ, एनोडमेंट, एनोड मड, अरे ये जो वेस्ट बचा था ना, इसी को बोलते हैं एनोड मड, जो इंप्योरिटीज बचती है ना उसको एनोड मड बोलते हैं। ठीक है भाई, ओ बैठ जाओ, हैं कोई डाउट है? समझ में आ गया? चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बस समझ में आ गई? और तो कोई चैप्टर नहीं आ रहा ना, बस ये लास्ट है ना? हाँ, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय।